जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिंदी के ऐसे लगभग 90 क्वेश्चन साथियों मैंने निकाले हैं, पूरी हिंदी को खंगाल कर। मेरा मानना है साथियों, अगर आप ये 90 क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए तैयार करके चले जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहां से डिक्टो देखने को मिलेंगे। और 10 से 12 का मतलब साथियों है कि 20 से 25 नंबर आपके लगभग तय हो जाएंगे आज की इस क्लास से। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आप अपनी वर्दी को पक्का करें, यानी कि 60,244 में से एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं, तो इस 90 क्वेश्चंस को मैं कहूंगा घोल कर एक तरीके से पी जाइए और चेक करिए कि आपका लेवल कितना है, 90 में से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हो। आपको मैं टारगेट देता हूं साथियों 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है, बिल्कुल गलती नहीं इसमें करनी। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जो शब्द विशेषण की या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? विशेष, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि आप लोगों का आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, कोई व्याख्या नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और उसका सटीकता के साथ जवाब आपको देना है, ठीक है ना? क्योंकि साथियों बहुत तेजी के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन आपको वो देना है जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य है, मुझे बताइए। देखिए, इस तरह की बातें सुनते सुनते मेरा कान पक गया, ये होना चाहिए, ठीक है ना? या यदि कोई मित्र उनके पास आता है तो वे उसे बैठने भी नहीं देते, ये बिल्कुल सही वाक्य है। कुछ अतिथि आ चुके हैं और उन्हें जलपान कराना है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाली है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। इसमें साथियों दिक्कत लग रही है। अगर बात करें साथियों, इस तरह बातें सुनते सुनते मेरा कान पक गया है, ये नहीं होता है। इस तरह की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, ये होता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अरुण शब्द का अनेकार्थी साथियों क्या होता है, मुझे बताइए। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी प्रातःकालीन भी कह सकते हैं साथियों, सूर्य और सिंदूर भी कह सकते हैं, यानी कि आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए कि दिए गए प्रत्यय को जोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में परिवर्तित ना होने वाला शब्द है, मुझे बताइए। क्या आपका सही जवाब होगा? देखिए, अगर इस आनी में यानी कि देवरानी में साथियों क्या प्रत्यय है? आनी है, और ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये उत्तर नहीं होगा। इंद्राणी में भी एक तरीके से साथियों आनी प्रत्यय है, ये उत्तर नहीं होगा। जेठानी में भी है, लेकिन भाटनी में आनी प्रत्यय नहीं। अब नहीं प्रत्यय है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा का। इस वाक्य में साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि रस कौन सा। देखिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? एक करुण रस हो जाएगा, या आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या अनुस्वार कहा जाता है? या साथियों स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? नहीं। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को नहीं साथियों, व्यंजन के बाद नहीं। देखिए, शर्त होगी जो ना, वो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां होना चाहिए। अगर सिर्फ ध्वनियां हैं तो गलत है, नासिक के ध्वनियां होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। देखिए, सभी एक तरीके से टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, कई सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर लोगे, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जिनका आंसर आपका नहीं पता होगा। मेरा मानना है कि इन प्रश्नों को जो आपको आते हैं उनका तो आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनका आपका क्या हो जाएगा, वो आप साथियों तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो कुल मिला के जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं कह सकता हूं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे शानदार चीज आपको पढ़ाई जा रही है। क्योंकि हिंदी में साथियों अगर बात करें, पूरा आपको स्कोर करना है, ये टारगेट अपना याद रखिएगा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की जब हम बात करते हैं साथियों, रामवृक्ष वेनीपुरी को ही कलम का जादूगर कहा जाता है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र साथियों कौन सा था? तो समाचार सुधा वर्षण। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या समाचार सुधा वर्षण की अगर बात करते हैं तो हिंदी का पहला समाचार पत्र यही था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि मुनियों की यज्ञशाला तैयार हो गई। इस वाक्य का एक वचन क्या होगा? मुनियों की यज्ञशाला
यज्ञशाला तैयार हो गई, तो बहुवचन है मुनियो। देखिए यहां पर मुनिया लिखा हो जो कि गलत है, मुनि की यज्ञशाला तैयार हो गई ये सही लिखा है, ये मुनि गलत यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ये अगर बहुवचन है तो इसका अगर साथियों एक वचन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे बताइए। चिकित्सक ने हाथ से मरीज के लिए दवा लिखी, चिकित्सक ने मरीज के लिए हाथ से दवा लिखी, ये सही होगा। हाथ से दवा लिखी, चिकित्सक ने मरीज, ये तो क्रम गलत लग रहा है। मरीज के लिए चिकित्सक ने हाथ से दवा लिखी, ये भी गलत लग रहा है। यहां पर साथियों अगर बात करें मरीज पहले आ गए, चिकित्सक आएगा पहले, चिकित्सक ने मरीज के लिए हाथ से दवा लिखी, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका क्रम बिल्कुल सही है और क्रम सही है, तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति नहीं है, मुझे बताइए। आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की थोड़ी ना है, ये तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये किसकी रचना है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उसके अलावा वीणा भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, पल्लव भी है और स्वर्ण धूलि भी है। मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अशुद्ध शब्द का साथियों चयन कीजिए। देखिए अशुद्ध यानी कि शुद्ध शब्द साथियों कौन कौन से हैं, मुझे बताइए। देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, स्वादिष्ट ऐसे लिखा जाता है। वेतनिक शब्द नहीं होता है साथियों, कैसा शब्द होता है, वैतनिक होता है। क्या होता है साथियों, वैतनिक होता है, तो वेतनिक गलत हो जाएगा। ऐच्छिक बिल्कुल सही है, कवित्री बिल्कुल सही है। यानी कि जिनका आंसर यहां पर बी, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रेखांकित वाक्य को, वाक्यांश को एक उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी कि यह दूसरों की बुराई खोजने वाला व्यक्ति है, तो दूसरों की बुराई खोजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, निष्काम कहा जाता है, नहीं। शिष्ट पिष्ट पेषण कहा जाता है, नहीं। बोधगम्य भी नहीं कहा जाता है, पर छिद्रान्वेषी कहा जाता है। यानी कि पर छिद्रान्वेषी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की बुराई को खोजता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है कि मुहावरे का मतलब आपको बताना है साथियों, क्या आपका सही जवाब होगा। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कि दांत काटी रोटी, इसका मतलब होता है पक्की दोस्ती। बिल्कुल साथियों, दांत काटी रोटी का मतलब होता है पक्की दोस्ती। गुड़ गोबर करना का मतलब क्या होता है, गंदगी फैलाना, नहीं साथियों, इसका मतलब गंदगी फैलाना नहीं होता है, काम बिगाड़ना होता है। गाल बजाने का मतलब चापलूसी करना होता है, नहीं साथियों, गाल बजाने का मतलब होता है डींगे हाँकना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक उत्खनन, नहीं साथियों, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है बहुत पुरानी बातों को दोहराना। तो मैं कहूंगा यहां पर सही मुहावरा आपसे पूछा गया था, सही मुहावरा और उसका अर्थ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए कि लंका में सब 52 गज के, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होगा। देखिए वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो आपको नहीं आते, मैक्सिमम क्वेश्चन वो है जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन में आएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, वो मैं लेकर आया हूं साथियों। इन क्वेश्चंस को करिए और अपने एग्जाम को ताबड़तोड़ तरीके से फतेह कीजिए। देखिए लंका में सब 52 गज के, इस लोकोक्ति का मतलब होता है एक से बढ़कर एक। क्या, एक से बढ़कर एक। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मुझे बताइए कि आना जाना में विराम चिन्ह साथियों कौन सा लगेगा, बताइए। तो देखिए बीच में तो इसके कौन सा शब्द, कौन सा विराम चिन्ह लग सकता है साथियों, एक योजक चिन्ह यहां पर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो इसको योजक चिन्ह कहा जाता है जो बीच में मैंने लगाया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। देखिए कि फूल की रज वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। तो फूल की रज को क्या कहा जाता है, पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, पराग कहा जाता है। पार्थिव की जब हम बात करते हैं, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसको पार्थिव कहते हैं। और प्रदोष की अगर बात करें तो सूर्यास्त के समय को प्रदोष कहा जाता है। और पतित की अगर बात करें तो गिरे हुए को पतित कहा जाता है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, बताइए। चलिए साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए भारतीय शब्द की अगर बात करें, नहीं। भूखा नहीं, मित्रता नहीं साथियों। देखिए अगर यहां पर बात करें साथियों उपकारक की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसमें आपका उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ।
अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि परसर्ग किसे कहते हैं। तो परसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, नहीं ये तो शब्द के अंश होते हैं, कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लड्डू से यानी कि से जहां पर आ जाता है वहां पर कौन सा कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर साथियों से आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, किस वाक्य में कर्तृवाच्य है मुझे बताइए। चलिए देखिए जहां पर एक तरीके से अगर बात करें कर्ता की प्रधानता होती है, चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। मैं कह सकता हूं साथियों कि लड़का पढ़ रहा है इस वाक्य में कर्तृवाच्य है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा चोर पकड़ा गया ये आपका कर्मवाच्य है, यह बात उससे पता चली, इसमें भी कर्मवाच्य है, ठीक है ना। किसान द्वारा फसल काट ली गई, जहां पर द्वारा आ जाए वहां पर भी आपका कर्मवाच्य होता है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन सा विकल्प कर्तृवाच्य नहीं है। अब कर्तृवाच्य साथियों कौन सा विकल्प नहीं है बताइए। देखिए लता गाना गाएगी, इसमें साथियों एक तरीके से ये तो कर्तृवाच्य है, ठीक है ना, तो ये तो कर्तृवाच्य है। तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य नहीं होगा, ठीक है ना। नौकर चाय लाएगा ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, नौकर चाय लाएगा ये भी नहीं होगा। उसके अलावा ममता ने रामायण, तो इसमें अलग बात करें, ठीक है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो जब हम कबीरदास की बात करते हैं तो कबीरदास साथियों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको बता देना है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखिए अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, रेखांकित का क्रिया भेद आपको बताने। देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कभी भी कोई काम खुद ना करके, क्या खुद नहीं करना है, कोई काम किससे करवाना है, दूसरे से करवाना है। अगर किसी वाक्य में साथियों पढ़कर आपको ऐसा लगे कि खुद ना करके दूसरों से काम करवाया जा रहा है तो वहां पर साथियों प्रेरणार्थक क्रिया होता है, और इस वाक्य में भी ठीक यही हो रहा है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती, खुद नहीं पढ़ती है, पढ़ के खुद नहीं सुनाती है, छात्र से पाठ पढ़वाती है, यानी कि दूसरे से काम करवाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा प्रेरणार्थक क्रिया यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अब आपको यह बताना है कि समुच्चय बोधक अव्यय साथियों कहां पर है। तो अगर बात करें ये और क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय तो है, ये क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय ही तो है, लेकिन ये क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय ही तो है, लेकिन ऐसा कोई शब्द यहां पर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों कहां कहां विसर्ग संधि का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं कहूंगा शिरोरेखा में किया गया है, ठीक है। सांगोपांग की अगर बात करते हैं साथियों तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सांग अलग निकल आएगा और उपांग अलग निकल आएगा। तो यहां पर तो विसर्ग संधि नहीं है तो फिर कौन सी संधि है, यहां पर साथियों गुण संधि है, ठीक है ना। यहां पर कौन सी संधि है साथियों, यहां पर गुण संधि है। उसके अलावा यहां पर भी विसर्ग संधि है, यहां पर भी है, मैं कहूंगा कि यहां पर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। समूह से सबसे अलग सबसे भिन्न कौन सा है मुझे बताइए। देखिए तैरना, हंसना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, लेकिन बच्चे एक क्रिया थोड़ी ना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। कैसा शब्द है ये, कि तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, कंधा होता है, यानी कि कंधा कह लो या स्कंद कह लो, बस फर्क इतना है, ये तत्सम शब्द है और ये आपका तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए कि सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म आपको बताना है, बताइए कौन सा यहां पर है। चलिए देखिए जब हम बात करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं, अपना हो जाए बिल्कुल, या खुद हो जाए बिल्कुल, ये भी, या स्वयं हो जाए, इन सभी शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन आ जाए, क्या आ जाए, कैसे आ जाए, ये सब साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
कोई आ जाए, ठीक है ना, तो कोई अगर बात करें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम ये कुछ नहीं कहलाया जाता है। जब हम साथियों कुछ की अगर बात करते हैं तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। तो मैं कहूंगा कि सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला है। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों काउंट करते रहिए, क्या अपने सभी सवालों को काउंट करते रहिए, देखिए कितना स्कोर आपका अंत में जाकर बनता है। खाने में कुछ गिरा गया, क्या खाने में कुछ गिर गया, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए क्या है। देखिए खाने में कुछ गिर गया, यहां पर सर्वनाम क्या है, कुछ है। तो कुछ कैसा साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कुछ जो होता है ये कैसा सर्वनाम होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कुछ, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों कुछ आया है, ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कुछ शब्द, इसलिए यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पेपरों को आपको सरसरी नजर से देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा है। तो इस परीक्षा वाले कंटेंट को पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि यहां से और उसके अलावा जो 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं, यहां से और यहां से साथियों आपका लगभग कुछ नहीं तो 65% साथियों पेपर फंसेगा। तो साथियों ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर साथियों आपको क्या, वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड, उसमें पेमेंट करके आप उस एक तरीके से दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले इन दोनों को सरसरी निगाहों से एक बार जरूर अवश्य देख लीजिएगा। देखिए अब आपको बताने की खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा। मनुष्य के कष्ट में पुस्तकें उसकी मित्र, कष्ट में थोड़ी ना, मनुष्य के सुख में उसकी पुस्तकें उसकी मित्र होती नहीं, मनुष्य के एकांत में या तनाव में, मैं कहूंगा साथियों मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। अगर बात करें साथियों राजकुमार, इसमें भी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, यज्ञवेदी में भी है और ग्रामवासी में भी, लेकिन आजन्म में तत्पुरुष समास नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द का पहला पद बड़ा आ जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर साथियों अव्ययी भाव समास होता है। कैसा, वहां पर साथियों अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। उसके बाद देखिए गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अगर कोई भी विशेषण शब्द है तो उसके बाद आदमी लगाकर देख लो, अगर मामला हिसाब किताब सही बैठता है तो वो आपका गुणवाचक विशेषण ही होगा। हम कह सकते हैं गोल आदमी, बिल्कुल कुछ कुछ गोल मटोल आदमी होते हैं। हम कह सकते हैं आधा आदमी, ठीक है ना, आधा आदमी थोड़ी ना कहते हैं भाई, ठीक है। बलवान आदमी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, बलवान आदमी या रोगी आदमी, ठीक है, रोगी आदमी का कहा जा सकता है, ठीक है, या रोगी इंसान कह सकते हैं, जरूरी आदमी आ जाए, इंसान भी आ सकता है। रोगी मनुष्य, रोगी मित्र, बलवान मित्र, बलवान आदमी, ठीक है ना, गोल मित्र, मतलब कोई विशेषता, ये विशेषता बता रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें गुणवाचक विशेष, देखिए ये है तो एक तरीके से विशेषता, लेकिन ये गुणवाचक विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों नहीं है तो मैं कहूंगा कि यही आपका राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, मुझे बताइए। तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, अगर आपके सामने सवाल आ जाता है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे ज्यादा प्रमुख बोली कौन सी है, तो खड़ी बोली ही पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। यह बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि अगर बात करें साथियों ध्यान से देखिएगा आप लोग कि उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव निश्चित रहता। तो आपको ढुलमुल का विलोम बताने, क्योंकि यहां पर यही तो कहा गया है, ठीक है, जो रेखांकित शब्द उसका विलोम बताइए, खाली जगह को पूरा कीजिए। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव निश्चित रहता है, या सदैव अवश्य रहता है, या सदैव अचल रहता है, सदैव अटल रहता है। बिल्कुल साथियों ढुलमुल का विलोम होता है अटल, यानी कि उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वो अपनी बात पर सदैव अटल रहता है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत है, मुझे बताइए। चलिए
क्या आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो सकता है? देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए देखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आपके बनेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें, पहला सवाल तो आपका यही बन जाएगा कि आपसे ये पूछा जा रहा है कुल मिला के कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। देखिए सात्विक का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम तामसिक होता है, ये सही है। विमुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख होता है, यानी कि ये तो विलोम शब्द सही है। उसके अलावा नैसर्गिक की अगर बात करते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्रकृति। प्राकृतिक जो होता है ना, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, ये नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है, विलोम नहीं होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं निर्मम की, तो निर्मम का मतलब क्या होता है साथियों? एक तरीके से कठोर, ठीक है ना, हार्ड। तो कुल मिला के अगर कहेंगे ये भी इसका पर्यायवाची है, ये इसका विलोम नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं, और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके अलावा देख लीजिए कि ज्योतिर्मय का तमोमय विलोम होगा, और निरामिष का सामिष विलोम होगा, तटस्थ का पक्षपाती विलोम होगा, और सार्थक का निरर्थक विलोम होगा। तो यहां पर साथियों 8 से 10 सवाल आपके बनते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मेहमान का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए मेहमान को अतिथि भी कहते हैं, मेहमान को अभ्यागत भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं, लेकिन पाहन नहीं कहा जाता है। पाहन का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर थोड़ी ना कहेंगे भाई मेहमान को। मैं कह सकता हूं कि आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। बिना जल्दी चली आ, इसमें विधेय विस्तारण आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो विधेय विस्तारण की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इसमें साथियों जल्दी शब्द जो है वो विधेय विस्तारण है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कि बच्चा घर पहुंच गया, इस वाक्य में काल का भेद बताइए। देखिए पहुंच गया था, यानी कि काम पूरा हो चुका है, अपूर्ण नहीं होगा, ठीक है ना, संदिग्ध नहीं होगा, मैं कहूंगा पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सौरभ टीवी देखेगा, इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? सौरभ टीवी देखेगा, इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल में, मतलब इसको संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है आपको। सौरभ टीवी देख रहा होगा, सौरभ टीवी देख चुका होगा, देख चुका, तो ये तो संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देख रहा होगा ये है साथियों, ठीक है ना। यानी कि सौरभ टीवी देखेगा, इसका अगर संदिग्ध वर्तमान काल में बनाऊं तो सौरभ टीवी देख रहा होगा, ये होगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बनने वाला शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें, व्यापारिक में भी एक प्रत्यय लगेगा, लौकिक में भी एक प्रत्यय लगेगा, सामाजिक में भी लगेगा, लेकिन अलंकारिक में नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा साथियों, तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपको बताने के सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहां पर साथियों क्या सर्वनाम है? मैं कहूंगा साथियों स्वयं जो है ना, ये सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि स्वयं सर्वनाम कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए इम प्रत्यय दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? मुझे बताइए। यानी कि इम प्रत्यय कहां पर लिखा हुआ है? मलिन में लगा हुआ नहीं, महिमा में लगा हुआ नहीं, स्वर्णिम में लगा हुआ, देखिए जोगिन में भी नहीं लगा हुआ, और स्वर्णिम में लगा है। स्वर्णिम में इम प्रत्यय लगा है, स्वर्णिम इम प्रत्यय लगा है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से तत्सम शब्द बताइए मुझे कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए लौंग एक तद्भव शब्द होता है क्या? ठीक है ना, लौंग एक साथियों तद्भव शब्द होता है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो क्या होता है? तो लवंग होता है। क्या होता है साथियों? लवंग होता है। उसके अलावा बहन जो होता है ये एक तद्भव शब्द होता है। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो भगनी होता है। क्या होता है साथियों? भगनी होता है। जवान शब्द की अगर बात करें कि तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम क्या होता है? युवा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर साथियों बात करते हैं पृष्ठ आपका शब्द कैसा है, तो ये एक साथियों तत्सम शब्द है, ठीक है ना। इसका तद्भव शब्द क्या होता है? तो पीठ इसका तद्भव शब्द होता है। मैं कह सकता हूं कि इसमें से तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर डी वाला है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। निम्नलिखित में से गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए, थूक से सत्तू सानना, यह सही लोकोक्ति है। बंधी मुट्ठी सवा लाख की, ये भी सही लोकोक्ति है।
कहे खेत की सुने खलिहान की, ये भी सही लोकोक्ति है। गांठ का अंधा आंख का पूरा, देखिए ये सही नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, होता ये गांठ का अंधा आंख का पूरा नहीं होता है साथियों, आंख का अंधा गांठ का पूरा होता है, ये आपकी सही लोकोक्ति होना चाहिए। लेकिन ये साथियों गलत है, जो मैंने बताई है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये लोकोक्ति होती है, ना कि गांठ का अंधा आंख का पूरा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से मुहावरे में से उनका अर्थ का सही प्रयोग किसमें हुआ है, मुझे बताइए। चलिए क्या आपका सही जवाब होगा। देखिए कोल्हू का बैल होना, इसका मतलब क्या बहुत चक्कर लगाना होता है, मैं कहूंगा नहीं, दिन रात परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसको कहा जाता है भाई कोल्हू का बैल, ये तो बहुत मेहनत कर रहा है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है साथियों कि एक समान भाव होना, एक समान भाव होना नहीं होता है साथियों, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अनुभव होना। अगर कोई बहुत ज्यादा अनुभव रखता है तो मैं कहूंगा कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा। उसके बाद देखिए धूप में बाल सफेद होना, यानी कि बहुत अनुभवी होना, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले की अगर बात करते हैं तो आपका मुहावरा और उसका अर्थ कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। उसके अलावा काया पलट हो जाने का मतलब क्या, अचानक आफत आ जाना होता है, ठीक है ना, काया पलट हो जाना। देखिए काया पलट हो जाना एकदम आफत नहीं कहते हैं, एकदम बदल जाना। क्या एकदम से अगर कोई बदल गया, मान लीजिए हारी हुई बाजी एकदम जीत गया तो भाई काया पलट हो गई, आफत थोड़ी ना कहेंगे उसको, क्या कहा गया, एकदम बदलाव हो गया, चेंज हो गया, एकदम काया पलट हो जाना। तो कुल मिला के आंसर आपका सी के साथ है। अगला सवाल देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव साथियों शोक होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कविवर बिहारी लाल की कृति बिहारी सतसई आपको बताना है साथियों, बताइए। चलिए देखिए ये एक मुक्तक काव्य है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक मुक्तक काव्य है जो आपका बिहारी सतसई है, एक मुक्तक काव्य है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। देखिए सर्वनाम की अगर बात करते हैं, यह है, वह है, आप है, मैं है, तुम है, ये सब सर्वनाम होते हैं, लेकिन नदी शब्द सर्वनाम थोड़ी ना है साथियों, ये तो एक संज्ञा है। कैसा शब्द है साथियों, ये तो एक संज्ञा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अब आपके एग्जाम में साथियों इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कुल मिला के, तो आपको साथियों यहां पर क्या बताना है, मैं आपको बता देता हूं, आपको क्रम से लगाना है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। इसको क्या करना है साथियों, आपको इसको क्रम से लगाना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम आपको करना है। समाचार पत्रों में सबसे शुरू वाला ये होगा और परिचित होते हैं सबसे अंत वाला ये होगा। पहले यानी कि समाचार पत्रों में क्या आना चाहिए साथियों, प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है ना, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी। तो यहां पर कैसे क्या है, देखिए अगर बात करें समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है ना, प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, ठीक है ना, आवश्यक और उत्तम क्या पदार्थों से परिचित होते हैं। तो साथियों मैंने क्या सबसे पहले का आया, वा आया, उसके बाद रा आया, उसके बाद रा आया, उसके बाद ला आया। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है बताइए, तो उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जिसे वाणी भी व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि जिसे देखिए अगोचर की जब हम साथियों बात करते हैं, अगोचर किसे कहा जाता है, जो इंद्रियों से परे हो उसको अगोचर कहा जाएगा। अविवेकी किसे कहा जाएगा, जिसमें विवेक ना हो उसको अविवेकी कहा जाएगा। अवर्णीय किसे कहा जाएगा साथियों, जिसको वर्ण ना किया जा सके, जिसका वर्ण ना किया जाके उसको अनवर्णीय कहेंगे, और जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको अनिर्वचनीय कहेंगे। तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द मुझे बताइए, शत्रु की देखिए जो शत्रु की हत्या कर दे उसको शत्रुघ्न कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको शत्रुघ्न कहा जाएगा। और शत्रुघ्न कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। हत्यारे का मतलब क्या होता है भाई, हत्या करने वाले को हत्यारा कहते हैं। उद्धारक की अगर बात करें, जो उद्धार करता है उसको उद्धारक कहते हैं, धोखा जो देता है उसको धोखेबाज कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या क्या होती है बताइए। चलिए देखिए
आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दोहे की दूसरी यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, एक ये पंक्ति हो गई, 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 तो दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में साथियों 11 मात्राएं होती है। ये बात आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, और यहां पर अगर बात करें 13 मात्राएं होती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, यानी कि कुल मिला के अगर बात करते साथियों कि कितनी मात्राएं होती, एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है, बताइए। तो गैर शब्द कहते नहीं भाई, ये गैर मिजाज है या एक तरीके से गैर बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो गैर आपका शब्द जो है ये अरबी फारसी का उपसर्ग है, जैसे कि गैर जिम्मेदार कह सकते हैं या गैर कानूनी कहते हैं, या एक तरीके से अरे ये तो गैर मुल्क का है, कहते नहीं कि मतलब ये हमारे देश का नहीं तो गैर मुल्क का है। तो ये गैर शब्द अरबी फारसी के उपसर्ग कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से ये वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं यह आदमी, क्या मैं कहूं साथियों यह आदमी मेरा दोस्त है, यह आदमी मेरा दोस्त है, ठीक है ना। या मैं ये कहूं साथियों कोई, ठीक है ना, कोई आदमी मेरा दोस्त नहीं, ऐसे कहूं तो मैं कह सकता हूं कि यह आदमी आ जाए या आ जाए यह किताब, क्या यह किताब मेरी है। तो यहां पर ये जो यह है ना, ये सार्वनामिक विशेषण है। यहां पर जो कोई शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है, यहां पर जो यह शब्द है ये भी सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए 5 लीटर दूध खरीदो, ऐसा कोई शब्द यहां पर नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, वह बहुत सौम्य है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये किसी शब्द की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है, ये यह शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, कोई शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है, यह शब्द किताब की विशेषता बता रहा है। यानी कि जब कोई किसी की विशेषता बताता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये तो साथियों एक तरीके से क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अब देखिए कोई शब्द जो है ना वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो मैं कहूंगा कोई शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण का कहां प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में किया गया है। उसके बाद देखिए इनमें से जलबेलिया शब्द का एक वचन क्या होगा, बताइए। जलबेलिया, देखिए जलेबी आप लोग कहते होंगे, लेकिन अगर जलेबी का बहुवचन आप देखोगे तो क्या देखोगे, जलेबियां कहोगे। कहते नहीं भाई जलेबियां, अरे भाई जलेबियां ले आओ, ये जलेबी एक वचन और जलेबियां साथियों बहुवचन हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, मुझे बताइए। यानी कि शुद्ध शब्द की साथियों आपसे बात की जा रही है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए देखिए, मित्रता तो यहां पर सही है, लेकिन माधुर्यता एक गलत शब्द है। कैसे लिखोगे साथियों, माधुर्य होता है, माधुर्यता थोड़ी ना होता है। तो ये आपका यानी कि सभी शब्द से ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक सही है एक गलत है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, त्रिवार्षिक यहां पर सही है, लेकिन प्रमाणिक गलत है। प्रमाणिक नहीं होता साथियों। देखिए अगर आप प्रमाण लिखेंगे, सिर्फ आप अगर प्रमाण लिखेंगे तो ये सही होगा, लेकिन जब आप प्रमाणिक लिखेंगे तो प्रमाणिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है साथियों, प्रामाणिक होता है। ठीक है ना, क्या होता है साथियों, प्रामाणिक होता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, सदृश तो सही लिखा है, लेकिन संतुष्ट गलत लिखा हुआ है। संतुष्ट नहीं होता है साथियों, संतुष्ट होता है, टा आता है अंत में। क्या आता है साथियों, अंत में जो आता है वो टा आता है, ये वाला संतुष्ट। ये इसमें ठा है, इसमें टा है। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों लब्ध, प्रतिष्ठ और व्यवहृत की अगर बात करें, ये दोनों शब्द बिल्कुल सही और शुद्ध है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अचला नदी में पानी भरने आई, इस वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि को पहचानिए और शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए देखिए, अचला नदी में पानी भरने आया, भाई नदी के अंदर चली गई क्या, नदी में पानी भरने थोड़ी ना आई। अचला नदी ने पानी, ये भी गलत है। मतलब इसमें कारक संबंधी अशुद्ध, यहाँ 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 गलती हो सकती है। अचला नदी को पानी, ये भी गलत है। अचला नदी से पानी भरने गई या अचला नदी के लिए पानी भरने गए, नदी के लिए भी गलत हो जाएगा। यानी कि आपका जो शुद्ध वाक्य होगा कारक के दृष्टिकोण से अचला नदी से पानी भरने गई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य
कर्ण कारक का उदाहरण नहीं। अब देखिए कर्ण कारक कहां पर आता है, एक तो जहां पर साथियों से शब्द आ जाए और वो शब्द से जो हो ना वो मिलन के लिए हो, वो अलगाव के लिए नहीं हो। तो देख लीजिए कहां कहां से आ रहा है और मिलन हो रहा है। देखिए वह कलम से लिख रही थी, तो यहां पर तो आपका कर्ण कारक है, ठीक है। पूछा जाए कर्ण कारक कहां पर नहीं है। सब ही भाग्य को रोते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो यहां पर भी से है और मिलन है, यानी कि ये भी कर्ण कारक है, ये भी कर्ण कारक का उदाहरण है। मैंने लाठी से सांप को मारा, यहां पर भी से है और कर्ण मिलन है एक तरीके से। अरे भाई सांप, लाठी जो है ना ये सांप के पास जा रही है, मार रही है उसको, तो यहां पर भी कर्ण कारक होगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले की जब हम बात करते हैं तो यहां पर साथियों कर्ण कारक नहीं है, ठीक है ना। कर्ण कारक यहां पर नहीं है, ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही टॉप लेवल का एक तरीके से क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का सही क्रम क्या है मुझे बताइए। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत, पाली नहीं, अभट्ट नहीं। उसके बाद क्या आएगी, पाली आएगी, प्राकृत नहीं आएगी। पहले पाली और फिर प्राकृत है और उसके बाद साथियों अपभ्रंश है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि क्रम कौन सा सही है तो क्रम आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। देखिए संस्कृत सो आएगी सबसे पहले, पाली प्राकृत, पाली पहले आएगी, प्राकृत बाद में आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मुझे बताइए कि सुदामा पांडे धूमिल की कृति, ठीक है ना, धूमिल की कृति इसमें से है। चलिए तो अगर बात करें संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल की कृति है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि इनमें से निम्नलिखित में से काल बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइए। देखिए काल बोधक, काल बोधक की अगर बात करते हैं तो तुरंत हो गया, आजकल हो गया, ये काल को साथियों संदर्भित कर रहे हैं। प्रतिपल यानी कि हर पल, ये भी काल को कर रहा है। लेकिन बहुत शब्द की अगर बात करते हैं तो ये काल को नहीं कर रहा है, ये साथियों परिमाण बोधक अव्यय है। क्या है साथियों, ये परिमाण बोधक अव्यय है। बहुत हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जैसे कि खूब हो गया या अधिकतम हो गया, अत्यंत हो गया, ये सब परिमाण बोधक अव्यय कहलाए जाते हैं। जैसे कि लगभग हो गया, थोड़ा, कम, पर्याप्त हो गया, ये सब साथियों जो शब्द है ना परिमाण बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा काल बोधक अव्यय के अंतर्गत जैसे कि तुरंत हो गया, आजकल हो गया, प्रतिपल हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि त्वचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है मुझे बताइए। देखिए त्वचा को भूख थोड़ी ना कहते, शरीर भी नहीं कहते, चमड़ी कहते हैं भाई साहब, चमड़ी कहते, बाल नहीं कहते हैं। तो त्वचा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, चमड़ी हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था कि काम खुद ना किया जाए, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया में होता है काम खुद ना किया जाए बल्कि दूसरे इंसान से करवाया जाए। तो नहाना, यहां पर आप खुद नहा रहे हैं, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। मारना, खुद मार रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। खेलना, खुद खेल रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। पढ़वाना, अब पढ़वाना यानी कि किसी और से पढ़वाया जा रहा है, तो यहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है बताइए। देखिए खोजपरक पत्रकारिता, ये तो पत्रकारिता का एक प्रकार है। वॉचडॉग पत्रिका ये भी है, एडवोकेसी पत्रकारिता ये भी है, लेकिन स्वदेश पत्रकारिता ये नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य पहचानिए कि पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की गई। मैं आपको बताता हूं, हर बार मैं आपको बताता हूं, किसी वाक्य में अगर के द्वारा आ जाए, क्या आ जाए साथियों, के द्वारा आ जाए या किसी वाक्य में द्वारा आ जाए तो वहां पर हमेशा कर्मवाच्य होता है, ठीक है ना। कौन सा वाच्य होता है, वहां पर साथियों हमेशा कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका भी आंसर ये वहां ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। अब यहां पर देखिए, ठीक है ना, वर्तनी विश्लेषण की जब हम बात करते हैं, ज्ञान को कैसे लिखा जा सकता है मुझे बताइए। चलिए तो ज्ञान की अगर बात करें, देखिए ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। और ज्ञा के जब टुकड़े करते हो साथियों तो पहले जा आता है, उसके बाद उआ आता है, उसके बाद बड़ा आ की मात्रा लगी है तो साथियों बड़ा आ जाएगा। यहां पर इससे शुरुआत नहीं होगी ज्ञा से और ये नहीं होगा। उसके बाद ना लिखा हुआ है तो ना लिख दिया, और छोटे आ की मात्रा लगी तो छोटे आ की मात्रा लग दी, और हलंत नीचे आ गया। तो कुल मिला के इसका जो एक तरीके से बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि व्यंजनों के उच्चारण
स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है उनको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ व्यंजन उनको कहा जाता है। ये सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका जवाब भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है उनको दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किसी ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको बताना है कि ये कैसा वाक्य है। वाक्य सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है। ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको साथियों बताया था कि अगर किसी वाक्य में के आ जाए या क्योंकि आ जाए तो वो कैसा वाक्य होता है? वो साथियों मिश्र वाक्य होता है। तो यहां पर ये के आपको दिख नहीं रहा है कि किसी ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए साथियों और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि राज दरबार में साथियों कौन सा समास है, मुझे बताइए। देखिए राज दरबार की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ राजा का दरबार, क्या मैं नहीं कह सकता हूँ? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ राजा का दरबार। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि का यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देखिए दृढ़ शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए दृढ़ शब्द का अर्थ नहीं है, पक्षी कहते हैं, उसके अलावा चंद्रमा भी कहते हैं और दांत भी कहते हैं साथियों, लेकिन कपूर नहीं कहते हैं। तो कपूर नहीं कहते हैं साथियों, यही आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आभा ने बताया कि सभी कारें आज शाम में नीलामी हो रही है। इस वाक्य का उदाहरण आपको बताना है, यानी कि ये कैसा वाक्य है, मुझे बताइए। चलिए देखिए इसमें संदिग्ध नहीं होगा, ये पूर्ण वर्तमान भी नहीं होगा, ठीक है ना। आभा ने बताया कि यह सभी कारें आज शाम में नीलाम हो रही हैं। इसमें अगर बात करें साथियों तात्कालिक वर्तमान काल का यह उदाहरण हो जाएगा और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है, बताइए। तो अगर आर्मीनी की बात करते हैं तो ये साथियों आर्मीनी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है। उसके अलावा देखिए राजन का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों रानी की, अगर बात करें रानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा साथियों? रानी का पुल्लिंग हो जाएगा राजा, ठीक है ना। रानी का क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग सम्राट का आपसे पूछा जाता है कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सम्राज्ञी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों? सम्राज्ञी हो जाएगा। ये बहुत आपसे पूछा जाता है। चलिए उसके अलावा अगर कुल मिला के बात करें राजन का क्या हो जाएगा? तो राजन का तो राज्ञी हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जहां जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, इसमें कोई दिक्कत लग रही है? मुझे तो साथियों कोई दिक्कत नहीं लग रही है। चलिए जो कुछ याद था वह भी भूल गया, उसकी असावधानी के कारण हम हार गए, जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर होगी। देखिए यहाँ पर नष्ट गलत लिखा हुआ है, यानी कि सही कैसे लिखा जाएगा? तो नष्ट शब्द की अगर बात करते हैं, नष्ट तो साथियों ऐसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। तो कहां पर कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला अशुद्ध वाक्य होगा और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए क्रिया विशेषण यानी कि जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई काम ना करना, यहां पर क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई। तुम घर जाओ, यहां पर भी नहीं बताई गई। क्या मैं घर जाऊं, यहां पर भी नहीं बताई गई। वह अब धीरे धीरे चलेगा, चलना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे शब्द के द्वारा। तो मैं कहूंगा साथियों क्रिया विशेषण वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य दुर्बल बनाता है, मनुष्य सबल बनाता है, क्रोधी बनाता है या कायर बनाता है? क्या आपका यहां पर सही जवाब होगा, बताइए। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, यह आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है ना।
दुर्बल का मतलब क्या होता है साथियों, कमजोर, और क्रोध का मतलब क्या होता है, गुस्सा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गुस्सा चाहे जैसा हो मनुष्य को कमजोर बनाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। गिरीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, एक तो ये इंद्र गलत शब्द होता है, इंद्र गलत शब्द होता है, सही शब्द क्या होता है, इंद्र आपका सही शब्द होता है, और गिर भी गलत है, गिरी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों गिरी धन इंद्र आपका क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र का साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर बात करते इनको ही क्या कहा जाता है साथियों, कलम का जादूगर कहा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, बताइए कि कृष्ण सोबती को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अगर बात करें साथियों जिंदगी नामा की, तो मैं कहूंगा कृष्ण सोबती को उनकी जिंदगी नामा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। राम मनोहर श्याम और नवीन निवाह स्थल पर पधारे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए। देखिए अगर बहुत अच्छे तरीके से यहां पर साथियों हम लोग देखें, देखिए राम मनोहर श्याम, यहां पर 3 लोग हैं, ठीक है ना, कितने लोग हैं साथियों, 3 लोग हैं, तो सभी में अल्प विराम आना चाहिए, यहां पर भी अल्प विराम आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए। अब यहां पर तो और आगे, इसलिए अल्प विराम की जरूरत नहीं। तो राम मनोहर श्याम और नवीन विवाह स्थल पर पधारे, तो मैं कहूंगा यहां पर अल्प विराम की कमी है। यहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी नहीं होगा, और योजक चिन्ह भी नहीं होगा। यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें कौन सा अलंकार है, मुझे बताइए। चलिए अगर आपसे पूछे कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति सूरदास की है। यह पंक्ति किसकी है साथियों, ये पंक्ति सूरदास की है। अगर पूछे अलंकार कौन सा है, तो वक्रोक्ति अलंकार है, इसमें है। उसके बाद देखिए राजतंत्र का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। राजतंत्र का विलोम क्या होगा साथियों, फटाफट मुझे बताइए। देखिए राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा द्वारा जो शासन किया जाता है उसको राजतंत्र कहा जाता है। अगर बात करें साथियों स्वतंत्र परतंत्र अधिकार नहीं साथियों, जनतंत्र। यानी कि अगर बात करें साथियों जनतंत्र का मतलब होता है कि एक तरीके से लोकतंत्र, ठीक है ना, यानी कि देश की एक तरीके से जनता की अगर बात करें, जहां पर जनता हो या जहां पर एक तरीके से लोकतंत्र, उसको जनतंत्र कहा जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि दिग्भ्रम का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए गा जो है ना, ये का रूप धारण कर लेगा नहीं, ठीक है ना, दिक धन भ्रम, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दिक हलंत धन भ्रम, ये दिग्भ्रम का उचित सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। उस निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए, सही वाक्य आपका कौन सा है। उसने 5 आम खरीदे, 5 आम खरीदे या 5 आम खरीदे, तो 5 होना चाहिए। उसने 5, यहां पर आम गलत लिखा हुआ है, यहां पर खरीद गलत लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा उसने 5 आम खरीदे। कहां पर सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है, और यही आपका क्या होगा, यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। तो कुल मिला के साथ तो इतने आपके क्वेश्चंस बने। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर साथों मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए, लगभग मेरे हिसाब से 87 के आसपास मैंने क्वेश्चन करवाए, 87-88 आपको क्वेश्चन करवाए होंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथियों तुरंत लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था, वो सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, वहां से जाकर उस पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।